नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त 2022 की आज की बात में अपने होस्ट और दोस्त प्रशांत के साथ आज राजनीतिक मुद्दों पर कुछ बातचीत होगी। आज सबसे पहले बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनके यहाँ पिछले 2 दिन पहले सीबीआई की रेड हुई थी और आज के दैनिक जागरण के अखबार के रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इसके अनुसार वह देश छोड़कर अब बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सवाल यह है, बेसिक बुनियाद का मुद्दा का सवाल यह है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ दम भरते थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे, एक स्वच्छ, ईमानदार, साफ सुथरी एवं अलग किस्म की राजनीति करने की बात करते थे, जब उनके डिप्टी पर और सरकार में लगभग नंबर 2 की हैसियत और पार्टी में रखने वाले पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो उनकी बचाव के मुद्रा में क्यों अब तक अपने मंत्री मनीष सिसोदिया को हटाया क्यों नहीं? जांच होगी जाहिर तौर पर, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, सच आएगा। अभी से किसी को दोषी कह देना और दोषी मान लेना कतई उचित नहीं है। यह काम एजेंट करप्शन की जब मुहिम 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने अनशन किया था और अरविंद केजरीवाल उसके मुख्य कर्ता धर्ता एवं सूत्रधार थे, जब प्रशांत भूषण, किरण बेदी और न जाने कितने उस समय के योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के नेतृत्व में गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और पूरे कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस को मैं कहूँ तो नाको चने चबाना पड़ा। कांग्रेस को परिस्थितिवश आकर यह घोषणा करनी पड़ी कि वह लोकपाल बिल बनाएगी। यह आम आदमी पार्टी का जन्म भी उसी के बाद हुआ। अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि यह एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, उस आंदोलन को एक राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके पक्षधर थे और उन्होंने उस समय यह तर्क दिया कि अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो एक अलग पार्टी बनानी होगी और पार्टी बनाकर सरकार में आकर भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। इसी के नाम पर जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। पहली बार ही कोई पार्टी विधानसभा की चुनाव लड़ी और 6 महीने साल भर पहले जिस पार्टी की स्थापना हुई, उस पार्टी ने 28 पहली बार विधानसभा चुनाव में जीतने का काम किया और इतिहास रचा और कांग्रेस के बाहरी समर्थन के दम पर दिल्ली में सरकार बनाने में भी सफल रही। लेकिन मात्र 49 दिनों की सरकार जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अड़ियल रवैये से, मैं कहूँगा कहने से, वह सरकार गिर गई और अरविंद केजरीवाल ने खुद ब खुद त्याग पत्र दे दिया। और एक बार पुनः फिर से दिल्ली में चुनाव हुआ और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई और इसमें आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 विधानसभा जीतने में वह सफल रही और एक कीर्तिमान भी स्थापित किया। फिर 2020 के भी चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 70 में 62 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन सवाल यह उठता है कि शीला दीक्षित, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, श्री प्रकाश जायसवाल, पवन बंसल और न जाने कितने पी चिदम्बरम, कितने मंत्रियों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मांगा होगा। उन्होंने नितिन गडकरी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यह अलग बात है कि नितिन गडकरी से उन्हें कानूनी तौर पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी और जो अरविंद केजरीवाल भाजपा को माफ़ी वीर बताते हैं, सावरकर की बच्चे कहते हैं। वैसे तो सावरकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही महान पुरुष थे, जिनकी में चर्चा करना, नाम में भी अरविंद केजरीवाल का लाना छोटी सी बात है। कहाँ वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी हस्ती और कहाँ एक अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए अपने पैमाना और रास्ता को बदलते हुए। लेकिन यह सब कुछ देश ने देखा है और देश अब अरविंद केजरीवाल जी से इस मुद्दे पर मांग रहा है कि वो मनीष सिसोदिया जी को कम से कम जब तक जांच हो रही है तब तक उनका इस्तीफा ले, ताकि एक निष्पक्ष जांच
हो सके। हो सकता है मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से निर्दोष हो, लेकिन एक पैरामीटर तो अरविंद केजरीवाल फिक्स कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मैंने देखिए आरोप लगा और इस्तीफा ले लिया। शिक्षा क्रांति के जनक उन्हें बताते हैं, अच्छी बात है। मैं भी मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली की जो फ्री घोषणा की है और 200 या 300 यूनिट जो बिजली दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी योजना है और ये इसे प्रत्येक राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। कल्याणकारी योजना है। काफ़ी मैं देखता हूँ शहरों में, गांव में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, आमदनी कम है, आय कम है, उन पर बिजली बिल एक बोझ सा लगता है। और सरकार शहरों में तो खासकर काफ़ी महंगी बिजली देती है और जो गरीब परिवार हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि 200 या 300 यूनिट कम से कम प्रत्येक राज्य में बिजली फ्री दी जाए। यह लोक कल्याणकारी योजना है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है, पूरा दिस सिनेरियो को बदल दिया है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से पाक साफ लोग को राजनीति में ले आए हैं। यह कहना कहीं से भी उचित नहीं है। जो पहले थी वही थी। मैं तो कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा विकास कहीं ना कहीं शीला दीक्षित ने किया था। शीला दीक्षित के रीजन में विकास हुआ था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा घबराई हुई है और डरी हुई है, कि जब से वह गुजरात चुनाव लड़ने का घोषणा किए हुए हैं भाजपा घबराई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो कहते हैं कि 2024 के चुनाव, संजय सिंह कहते हैं जो उनके पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं उनकी पार्टी के, कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। मुझे यह नहीं लगता। जिस पार्टी की अभी लोकसभा में 0 सीट हो, वह कैसे 272 के जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएगी, यह सुनकर ही मुझे आश्चर्य लगता है और हंसी जैसी बात लगती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वह नरेंद्र मोदी को परखी है, जांची है और पुनः एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मजबूती से बनेगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ। और वहीं अगर बिहार में भाजपा की बात करें तो बिहार में भी अगर जो मेरा गृह राज्य है तो उसकी चर्चा भी प्रतिदिन कर लेना उचित है। इसके काफ़ी व्यूअर्स हो सकते हैं बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो और काफ़ी सब्सक्राइबर ही बिहार के राजनीति को सुनना और जानना चाहते हो। तो मैं आज भाजपा पर बात करूंगा। भाजपा के 3 अहम पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति होने वाली है। पहला है प्रदेश अध्यक्ष का। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी अब लगभग पूरा ही होने वाला है 2-3 महीने में, तो उनका भी एक नया अध्यक्ष भाजपा को मिल सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कौन होगा, इस पर भी भाजपा में मंथन चल रही है। जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा जोर आजमाइश कर रही है कि कौन सा सूटेबल कैंडिडेट इसके लिए दावेदार सही होगा। विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनाना है। और बीते दिने जो सवर्णों में खास करके भूमिहार समुदाय में जो नाराजगी है भाजपा के प्रति, मैं कहूँगा पूरी नाराजगी नहीं है, लेकिन एक कुछ हिस्सा है जो भूमिहारों का खासकर जो भाजपा से नाराज है, उसकी उपेक्षा के लगता है कि उसके भाजपा ने उसके साथ उपेक्षा किया है। और उसमें खास करके नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं जिनका एज 50 साल से ऊपर है, 60-70 के हैं, वो तो अभी पूरी तरीके से भाजपा के साथ इंटैक्ट है। लेकिन जिसकी आयु 18 से 30 के आसपास है, वो थोड़ा तेजस्वी यादव की ओर आकर्षित है। यह बात भी सच है। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जो लोकसभा का आप समीकरण देखें तो भूमिहारों की आबादी के हिसाब से, जिनकी आबादी बिहार में लगभग ब्राह्मणों के बाद सवर्णों में दूसरी आबादी है, बराबर ही है, 5-6% की आबादी है, और उनको आनुपातिक भागीदारी कम मिला। उन्हें केवल लोकसभा में 1 सीट ही भाजपा ने दी, जो गिरिराज सिंह बेगूसराय से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। अभी केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बहुत ही अहम मंत्रालय है भारत सरकार का, उसे संभाल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा ने इसी समुदाय से, भूमिहार समुदाय से दिया। जीवेश मिश्रा भी मंत्री बनाए गए। लेकिन फिर भी कुछ नाराजगी है, तो उस नाराजगी को भाजपा जरूर दूर करना चाहेगी। और हो सकता है कि इन 3 पदों में कम से कम 1 पद इस समाज को दिया जाए, ताकि सवर्ण वोट है, जो वो सवर्ण वोट भाजपा का बुनियादी वोट है, वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट रहे, और इम्पैक्ट रहने से इसका भाजपा का लाभ मिलेगा।
और अति पिछड़ा पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी नज़र रहेगी, क्योंकि यह वोट बैंक नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और आज की बदली हुई भाजपा में अगर आप पूछे किसी भी भाजपा कार्यकर्ता से या किसी भी भाजपा नेता से, उसके मन में भी वह स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ धोखा किया है, जनमत के साथ गद्दारी की है, तो उसका आज सबसे बड़ा नंबर 1 दुश्मन अगर बिहार में कोई है तो वह नीतीश कुमार है, आरजेडी नहीं है। और चलते चलते लास्ट में एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। पटना में जो एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा जो एक सीटेड छात्र का वीडियो आज वायरल हो रहा है, मैंने उसे देखा। इस तरीके के नृशंस पिटाई देखकर दिल वाकई क्या है झकझोर कर रह गया। इस तरीके से कोई भला एक अधिकारी पीट सकता है क्या? कोई अपराधी के साथ भी इस तरीके का सलूक नहीं करता है। और वो तो एक अभ्यर्थी था, अपनी मांग कर रहा था। हो सकता है उसके प्रदर्शन से कुछ समस्याएं खड़ी होती हो, यातायात या कुछ तरीके के ट्रैफिक समस्या खड़ी होती हो, लॉ एंड ऑर्डर में समस्या आती हो, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उन अभ्यर्थियों को वहाँ से डिटेन करके बस में भरकर दूसरे जगह लाया जाता है, वाटर कैनल का प्रयोग किया जाता है, या बहुत सारे उपाय हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लेकिन इस तरीके से नृशंस पिटाई और किसी एक छात्र पर टूट कर पिटाई करना, या कहीं से भी मानवता, इंसानियत, भाईचारे सबके खिलाफ है, बर्बरता है। और ऐसे अधिकारियों पर मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं प्रतिदिन रोज़ वीडियो बना सकूं और आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं और अपलोड कर सकूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं कैसा लगा वीडियो। अगर किसी बात से आपको आपत्ति है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त प्रशांत को दीजिए अलविदा, नमस्ते।